नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आमतौर पर इंटरव्यू या खबर उनके लिए होती है जो किसी खास विषय पर खास विशेषता रखते हैं। हमारे पास ऐसी ही एक महिला यूथ आइकन कहते हैं, सिद्धि जौहरी। उन्होंने कई सारे विषयों पर हमसे बात की, हमने कई सारे सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिए। नेपाल में पढ़कर जोधपुर में रहती हैं, जोधपुर में उनका ससुराल है। हालांकि उनका जो पृष्ठभूमि कहूँ, खानदानी पृष्ठभूमि, उनके माता पिता की बात करूं तो राजस्थान के चूरू शहर के रहने वाले हैं और 40 साल पहले नेपाल जाकर बस गए थे। व्यापार करते हैं, ससुराल हुआ जोधपुर में, तो वो भी व्यापारी परिवार में। उनका व्यापार, निजी जीवन, सामाजिक जीवन, फिल्मी दुनिया और कई सारे विषयों पर बात हुई और उन्होंने बेकाक जवाब दिया। एक विषय ऐसा भी था जहां वो शायद बोलते हुए असहज हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो महिलाओं पर था। खास मैंने रेखांकित करके एक सवाल पूछा था, क्योंकि वो एक सवाल मेरे मन में हमेशा कचोटता है मुझे, और वो अक्सर मैं देखता हूँ एक समस्या आती है। तो बतौर महिला उन्होंने जो जवाब दिया वाकई बहुत अच्छा था। आप पूरी बातचीत को देखिए, मैंने उनसे क्या पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया। यूथ आइकन है और मिसेज इंडिया रह चुकी हैं और कई सारे उनको सम्मान मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं। शायद उसको पढ़ते पढ़ते मुझे आधा घंटा लग जाएगा, एक लंबी सूची है। आई थिंक तकरीबन 60 बार वो सम्मानित हुई हैं और कई सारे मंच पर रही हैं, कई सारे एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं और कई सारे सरकारी कार्यक्रमों में भाग लिया है। लोग उन्हें दूर से देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और कह सकता हूं कि वो विज्ञापन जो है कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, इतनी खूबसूरत भी हैं। और वो मंच की दुनिया, समाचार पत्रों की दुनिया, टीवी पर आती हैं, खबरों में आती हैं, छाई रहती हैं और यूथ, खास तौर से महिलाएं उन्हें पसंद करती है और शायद चाहती होगी कि मैं भी उनके जैसी बनूं। लेकिन वो कितना मेहनत करती है, कैसे परिवार के और उनके बीच में संतुलन रखती है, इन्हीं सभी बातों को लेकर आज मैं आपके सामने हूं सिद्धि जौहरी के साथ। वैसे तो आपसे पूछने के लिए मेरे पास ढेर सारी बातें हैं और आपके पास बताने के लिए ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी यूं पूछूंगा, कहूंगा कि आपकी शुरुआत कहां से हुई, मंच पर शुरुआत कैसे हुई, या पहला जो अवार्ड या सम्मान आपको कब मिला और कैसे मिला? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वैसे काठमांडू से बिलोंग करती हूँ। जोधपुर में मुझे यहाँ सेटल डाउन हुए 9 इयर्स हो गए हैं। अच्छा। तो शादी के बाद मैं जोधपुर आई हूँ बेसिकली। तो जो शादी के बाद की मेरी जर्नी रही है वो काफ़ी एक तरह से इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि उससे पहले आई वॉज कम्प्लीटली इनटू मेडिकल फील्ड। आई एम बेसिकली क्लिनिकल बायोकेमिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं। मेरी सारी अपब्रिंगिंग एजुकेशन काठमांडू से रही। यहाँ आने के बाद मैंने अपना पहले मेडिकल करियर की शुरुआत की। मेडिपल्स हॉस्पिटल है, एम्स है और काफ़ी नर्सिंग कॉलेजेस हैं। वहाँ पे मैंने एज गेस्ट फैकल्टी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को काफ़ी पढ़ाया भी है। ये जो टर्निंग पॉइंट आया वो मेरी बेबी होने के बाद में एक्चुअली आया है कि मुझे, हाँ जी, कि मुझे चांस पर वहाँ रुक जाते हैं। हाँ जी, जी, जनरली यही देखा जाता है, बट मेरे केस में ये एक टर्निंग पॉइंट इसके लिए भी था क्योंकि मेरी लाइफ में सारे एडिशनल चीजें उसके बाद होनी शुरू हुई। अच्छा। तो मैंने राजस्थान रिप्रेजेंट किया था 2019 में एट नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। फिर मुझे मौका मिला नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, और जैसा हम आप सभी को पता है जिस तरह से इन कॉन्टेस्ट में अलग अलग राउंड्स होते हैं, वो सब क्लियर किए, सब कुछ किया। तो और वो फर्स्ट मेरा जो आपको लगा, कैसे लगा, या कोई लेके आया आपको इस फील्ड में कि आपको ऐसा आना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मेरा जो इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस रहा है वो 0 के बराबर था। बट स्टार्टिंग मेरी जर्नी जो मेडिकल कॉलेज मेरा नेपाल में था, वहाँ पे एज मिस फ्रेशर कॉलेज की रही थी मैं। बट वो वहीं पे एक वो उसी खत्म हो गई थी, बिकॉज मेडिकल स्टडीज का प्रेशर इतना होता है कि आपको सोने के लिए भी टाइम नहीं होता है, तो आप ये सब चीज इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे शादी के बाद में 2015 में सबसे पहला जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज मिस एंड मिसेस जोधपुर। तो वो मेरा पहला यहाँ पे प्लेटफॉर्म रहा था और मैं वहाँ पे विनर रही थी मिसेस जोधपुर की। फिर धीरे धीरे स्टेट लेवल पे, राजस्थान लेवल पे मैंने 4-5 टाइटल्स जब विन कर लिए थे एज मेन विनर, उसके बाद में ये नेशनल लेवल वाला ये फर्स्ट पहली बार यहाँ जोधपुर में मंच पर कब पहुंची आप? 2015। हाँ जी। और आपकी बच्ची कब हुई थी? 2017। आमतौर पर यह होता है कि महिलाएं जो है अपना जीवन, वो जो भी सामाजिक जीवन है वो वहां खत्म कर लेती जब बच्चा हो जाता है या शादी हो जाती है। आपने तो उसके बाद शुरू किया है। हाँ जी। तो मैनेज करना कैसा रहता है अभी? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि इजी है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि किसी चैलेंज को या प्रॉब्लम को अगर प्रॉब्लम बनाकर हम उसे देखें तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, या वो चैलेंज आपको बहुत बड़ा एक हर्डल की तरह लगता है।
लेकिन अगर अपना माइंडसेट हम पॉजिटिव रखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पब्लिक लाइफ अपनी है, सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वर्क लाइफ है, और इन चीज का हम अगर बैलेंस बना के चलते हैं तो आई बिलीव कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसमें परिवार कितना साथ देता है आपका? 101%। सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, मेरी इन लॉज फैमिली की भी बात कर रही हूँ मैं, तो मेरे हस्बैंड है, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इंक्लूडिंग माई ग्रैंड मदर इन लॉ, और मेरा बेबी भी ऑफ कोर्स। अगर वो बेबी अगर कोऑपरेटिव नहीं होता, काम नहीं होता, तो मैं ऑब्वियसली नहीं कर पाती बहुत सारी चीजें। आपके बारे में जानकारी की बात करूं तो बड़ी लंबी सूची है जिसको पढ़ पाना भी मुश्किल है, और उसके बारे में बात भी लंबी हो जाएगी। लेकिन कुछ खास, अभी जैसे आप मॉडलिंग करना चाहती हैं या फिल्मों में कभी जाना चाहेंगी? एक्चुअली नहीं, क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन हमेशा सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा रहा है जी। मुझे हमेशा से ये अपॉर्चुनिटीज मिलती आई हैं आफ्टर विनिंग द टाइटल मिसेस इंडिया इंटरनेशनल, लेकिन मेरा कभी भी उसमें इतना एज सच इंटरेस्ट नहीं रहा है। और आप शायद मान के सरप्राइज भी होंगे कि मुझे मुंबई से भी बहुत बार ऑफर्स आ चुके हैं जी। बहुत सारे टीवी सीरियल्स के लिए, अच्छी मूवीज के लिए, और वेब सीरीज जो होती हैं उनके लिए, नेटफ्लिक्स और इन सब के लिए। लेकिन मुझे ज्यादा जो मुझे पैशनेट जिस चीज के बारे में मैं हूँ वो मुझे सोशल एक्टिविटीज लगती है। नहीं, बाय द वे, जैसे फिल्म वैसी हो, शॉर्ट फिल्म हो कि वो अवेयरनेस के लिए हो, महिलाओं के लिए अवेयरनेस की बात हाँ हो, जी, दैट इज समथिंग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगी, क्योंकि अवेयरनेस सेशन तो मैं वैसे भी लेती हूँ। रिलेटेड बात होगी कि आप जैसा करती हैं उसी के संबंध में होगा। राइट। और मैं वैसे लेती भी हूँ, पर्सनालिटी ग्रूमिंग वर्कशॉप्स है स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। मैं वुमेन को स्पेशली, क्योंकि मैं नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हूँ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो उस हिसाब से भी मेरे काफी प्रोजेक्ट्स और काफी सेशंस चलते रहते हैं। ये जो ब्रांड एम्बेसडर की बात बताई, तो इसके लिए आपको कोई नियुक्ति मिली है कहीं से? हाँ जी, ये मुझे जो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जो SDGs जो स्टेट किए गए हैं उसके लिए जो काम करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल NGOs, उसके थ्रू, एफिलिएशन के थ्रू मैं वहाँ पे नियुक्त हुई थी। तो राजस्थान सरकार की तरफ से अब तक ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी मिली आपको? कोई ऐसा ऑफर मिला है कि राजस्थान सरकार के लिए आप मैंने काफी, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, टूरिज्म के लिए है, काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से किया आपने? पार्शियली गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं उनको, तो वो काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं। अभी इन दिनों कुछ नया? अभी मेरे जो डेजिग्नेशंस है, जो मेरे ब्रांड एम्बेसडरशिप प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, और बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म्स भी आते रहते हैं, मैं चीज़ें करती रहती हूँ। और क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा सा मोनोटोनस लाइफ जीने का नहीं है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें करती रहती हूँ, चाहे वो थैलेसीमिया अवेयरनेस के लिए हो, चाहे मिल्क डोनेशन अवेयरनेस के लिए हो, हेमोफीलिया अवेयरनेस हो, हेल्थ रिलेटेड काम करना मुझे, मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन रहता है। आप किसी पर्टिकुलर NGO से जुड़ी हुई हैं, कोई जोधपुर की? मैं बहुत सारे सिर्फ जोधपुर नहीं, राजस्थान के ऑल इंडिया लेवल पे और इवन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे एज ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और एज ऑनररी मेंबर भी हूँ। करीब 25-30 ऑर्गेनाइजेशन से मैं इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे कभी भी डेजिग्नेशन लेना पसंद नहीं है, क्योंकि उस तरह से मैं वो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मैं न्यूट्रली हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर एंटिटी को सपोर्ट करती हूँ, और जहाँ पे भी जब जरूरत होती है वहां हमेशा मैं पहुंचती हूँ। आपने कभी ऐसा धरना प्रदर्शन, मोमबत्ती वाला वो कोई कभी कुछ किया? किसी का ऐसा नहीं किया? नहीं समझ में आती ये बातें आपको? मुझे लगता है कि पॉजिटिव तरीके से बहुत सारी चीजें की जा सकती है जी। तो मेरा वो अपना माइंडसेट है। अभी जो देश का जो माहौल है, हालात है, हम इससे बाहर नहीं है, तो इस पर भी बात करूं कि अभी देश की जो हालात है, जो स्थिति है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? एज सच मुझे ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। मैं देखूंगी कि लास्ट 10 years में हमारी कंट्री बहुत ज्यादा ग्रो किया है हर सेक्टर में, हर डोमेन में, हर एक डायमेंशन में, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे ग्लोबल लेवल पे जो हमारी कंट्री की इमेज है उसको लेके हो। तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत चेंजेस आए भी हैं। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी मैं कहूँगी कि बहुत सारा यंगस्टर्स का जो एक इंक्लिनेशन है वो भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आया है। मेरा खुद का भी अगर मैं जर्नी बताऊं तो मैं भी लास्ट 2 years से और भी ज्यादा स्पिरिचुअल साइड में और भी हो गई हूँ। तो मुझे लगता है कि समहाउ जो एक माहौल में हम रहते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है। भविष्य में कोई राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये ऑफर देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत बार, बहुत हर जगह पे ये पूछा भी जाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी से। बहुत बार अगर आपका मन नहीं मिलता है और आपको ऑफर है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी पार्टी जिसको आप मन से चाहती हैं, अगर ऑफर मिले तो?
पॉलिटिक्स नहीं नहीं समझ पाएगी, मजा नहीं आएगा, फिर ये नहीं जी पाएंगे जो अभी आप जी रही हैं, अभी जो मुझे जो लोगों से प्यार, जो सम्मान, जो इतना ऑनर मिलता है, मुझे ये ज्यादा किक देता है, ना कि पॉलिटिक्स। अच्छा, नेपाल से है जैसे आप बता रहे हैं, तो नेपाल चाइना की तरफ अक्सर आकर्षित होता है और चाइना विश्व के हर देश को बर्बाद करता है जिसके साथ वो चला जाता है। क्या आपको नहीं लगता चाइना जो है वो नेपाल को नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा चुका है? ऐसा समाचार पत्रों में आया भी है कि बड़ी सारी भूमि जो है उसने कब्जा कर लिया है। देखिए, अब हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स तो होते हैं। अब अपना एक कंट्री का एक अलग एक माइंडसेट, एक जो वहाँ के लीडिंग पार्टीज है उनका भी एक अलग वो होता है, तो कभी कहीं इंक्लिनेशन होता है, कभी कहीं। इंडिया और नेपाल तो खैर हमें पता है कि बहुत डिकेड से, बहुत हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज से रादर एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर की है दोनों, एक ही परिवार की बात, एक ही फैमिली की तरह। और इनफैक्ट मैं तो वहाँ पली बड़ी भी हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे इंडियंस किस तरह से कितने अच्छे माहौल में रहते हैं। और तो भारत जो है वो नेपाल को हमेशा सपोर्ट करता है, डेफिनेटली, छोटे भाई की तरह डेफिनेटली, डेफिनेटली। और वहाँ पे वैसे ही इंडियंस उसी तरह से रहते भी हैं, फ्रीली एकदम। आपको ऐसा नहीं लगता कि कई बार नेपाल कुछ ऐसी हरकतें कर जाता है जो भारत को नुकसान पहुंचाती है? देखिए, नहीं, आप नेपाल के हैं इसलिए नहीं, इन जनरल अपन विश्व भर की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात आ रही है। अगर आप नेपाल से नहीं होती तब भी मैं शायद ये बात करता। हाँ। नहीं, एज एन देखिए, मैं आई एम इंडियन सिटीजन, तो ऑब्वियसली मेरी जन्मभूमि जो है वो तो इंडिया ही है। हाँ, मेरी एजुकेशन अपब्रिंगिंग नेपाल से हुई, तो वो मेरे सेकंड होम कंट्री है। आपकी पूरी फैमिली वहां रहती है? यस, एक्चुअली मेरे पैटर्नल रूट्स राजस्थान से ही है, चूरू। मेरे फादर ने 40 इयर्स पहले वहाँ बिजनेस अपना सेटल डाउन किया था काठमांडू में। हाँ जी। शादी नेपाल में की थी या इंडिया से गए थे माता जी? किसकी शादी? मेरी या आपके माता जी इंडिया से हैं? हाँ, नहीं, वो इंडिया से ही है, दिल्ली से ही है। तो मेरा ननिहाल, ददिहाल सब इंडिया में ही है। जी। सिर्फ मेरी अपब्रिंगिंग वहां हुई। और बिजनेस हमारा वही है, तो मेरी फैमिली अभी वही है। आपसे पूछूंगा कि क्या फेम होने के लिए, मंच पर आने के लिए, आपकी तरह बिल्कुल बहुत बड़ा ऑरा करने के लिए परिवार तोड़ना या झगड़े करना बहुत जरूरी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये स्ट्रांगली कहूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि आपका अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और अगर आप फिर भी उनके अगेंस्ट जाकर अपने सक्सेस को के पीछे भाग के, अपने करियर के नाम पे अगर उन्हें नाराज करके अगर इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। स्पेशली मैं फीमेल्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप एक बैलेंस बनाकर ही आगे अगर बढ़ पा रही हैं तो ही आप आगे जाइए, नहीं तो आप बिल्कुल घर से बाहर इस कंडीशन में मत निकलिए कि आपका घर टूट रहा हो। फर्स्ट प्रायोरिटी घर होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, बाकी सब चीजें, सारी दुनिया की चीजें सेकेंडरी है। थैंक यू। मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो तो मैं ऐसे इंटरव्यू लगातार करता रहूंगा। ऐसी संस्थाएं जो काम करती है समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, और ऐसी सामाजिक संस्थाएं होने की वजह से आम जीवन कई जगह सरल हो जाता है। वो आम जीवन है जिनको ज़रूरत है। आमतौर पर लोग उन्हें गरीब कहते हैं, मैं गरीब नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं ऐसे सामाजिक संगठन। तो मैं ऐसे सामाजिक संगठन, ऐसे व्यक्तियों को लेकर आपके सामने लगातार आता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि उन्हें प्रोत्साहन मिले। वो जब लोगों के सामने आते हैं, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं, फ़ोन करते हैं कि आज आपको मैंने समाचार में देखा, आज फराज चैनल पर देखा, तो उनको अच्छा लगता है और वो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। और उनको देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं कि हमें भी समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें भी लोग ऐसा बुलाएं, टीवी पर इंटरव्यू आए, समाचारों में हमारी खबरें छपे। मेरी बात पसंद आई हो तो आप मुझसे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और लाइक, शेयर और कमेंट तो मैं हमेशा कहता ही हूँ, शेयर भी करें। और ख़ास तौर से वो बेल आइकन, एक घंटी है, उसको एक बार टच करें, नीचे ऑल लिखा है उसको फिर टच कर दें, मज़ा आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।